प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, सब पे लाइव नजर आएंगे आपको। आप अपनी क्वेरीज भेजना शुरू करिए। उस बीच एक काम करा जाए, थोड़ी सी मार्केट की चर्चा कर ली जाए। बढ़िया हफ्ते का आगाज हुआ। ध्यान रखिएगा, लास्ट टू लास्ट वीक भारतीय बाजारों में तगड़ा प्रेशर बना था। 4.5% निफ्टी ऊपरी स्तरों से करेक्ट होता हुआ नजर आया था। लास्ट वीक लार्जली कंसोलिडेशन था, वीक ऑन वीक निफ्टी एकदम फ्लैट था। तो अब पिटने के बाद हम कंसोलिडेट कर रहे थे, और आज क्योंकि हैंडओवर बढ़िया था। अब हैंडओवर बढ़िया था मतलब क्या? पहली बात, यूएस के मार्केट्स बढ़िया कामकाज कर रहे थे। फ्राइडे को डाउ और एसएनपी रिकॉर्ड हाइस पे पहुंच गए, रिकॉर्ड हाइस पे क्लोज हुए। ऊपर से चाइना के स्टिमुलस का जो डर सता रहा था, ऐसा कोई दिक्कत सामने आई नहीं। स्टिमुलस की बात करी है कि लाएंगे, लेकिन कुछ खबर नहीं आई, कॉन्क्रीट कुछ नहीं आया। तीसरा, एक सरदर्द जियोपॉलिटिकल था, इजराइल और ईरान का ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। उसमें भी कोई खास एस्केलेशन नहीं हुआ। एटलीस्ट वो इजराइल का रिटेलिएटरी एक्शन अगर ईरान पर अवेटेड था तो इस वीकेंड नहीं हुआ। तो हाईलेस्ट खबरें पॉजिटिव थी। हम कुछ कंसर्न्स लेके गए थे वीकेंड पे, और जब लौट के आए तो ऐसा कुछ मटेरियलाइज हुआ नहीं। तो बढ़िया था हमारे लिए भाई साहब। ग्लोबल हैंडओवर अच्छा था, तो हमने शुरुआत ठीक ठाक करी। अच्छी बात की स्क्रीन पे तेजी तूल पकड़ी, और फाइनली अच्छी खासी मजबूती के साथ कामकाज हुआ। बस दिक्कत एक है, हमारे जो राइटर्स का जोन है, कॉल राइटर्स का जोन 25,000, 25,100, 25,200, और उठाइए पिछले हफ्ते से मार्केट्स के इंट्राडे हाइज निफ्टी के, यही जोन्स के आसपास जाके 25,000 से 25,200 के बैंड पे हम पस्त पड़ रहे हैं। आज एक ट्रेंडिंग डे हो सकता था, लेकिन उन्हीं जोन्स के आसपास मामला गड़बड़ाया। 25,160 तक के लेवल्स हमने देखे। मूव इसीलिए आया क्योंकि बैंक सपोर्टिव थे। निफ्टी बैंक में बहुत अच्छा मूव बना, 1% से ज्यादा का उछाल था, पर निफ्टी बैंक अपने आप में बहुत वोलेटाइल है। करेक्शन के बाद मीनिंगफुल अपसाइड नहीं आ रहे, कंफ्यूज कर रहा है। आज असल में एचडीएफसी बैंक ने बढ़िया कर दिया, इसीलिए। वैसे आज की टेक्सचर बुरा नहीं था। आज निफ्टी की जितने भी मजबूती वाले स्टॉक्स थे, बैंक्स थे, कई सारे हेवी वेट्स थे जो बढ़िया पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो मूड माहौल तो बढ़िया था। चलिए अब एक काम करा जाए, कुछ सवालों पे चर्चा कर ली जाए। जहां तक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स की बात है, हाँ आज का एक एक्सीडेंट था, पर ध्यान रखें ये इस समय सरदर्द बना हुआ है। मेरे ख्याल से जब मैं असल में नो ईयर कंपनी में उस समय शो में था, जब आईईएक्स रिलेटेड खबर आई। खबर क्या हो गया, पावर सेक्रेटरी साहब का बयान था कि कपलिंग इज ऑन द टेबल, हम उस पर काम कर रहे हैं, अग्रसर हैं। अब कपलिंग मतलब आसान शब्दों में, जितने लोगों को बाय और सेल करना है बिजली, वो कंसोलिडेटेड एक प्लेटफॉर्म पे आएगी, एक भाव तय किया जाएगा, और अक्रॉस पावर एक्सचेंजेस वो कामकाज किया जाएगा। तो इससे दिक्कत यह है कि कपलिंग से बाजार खुलेगा, आईएक्स की डोमिनेंस को चैलेंज किया जाएगा, ऐसा मानना है। और इसीलिए रह रहे कि जब भी कपलिंग का वर्ड आता है, आप इसमें नर्वसनेस आती हुई देखते हैं स्टॉक में। एक रिपोर्ट कहती है 84% इसका मार्केट शेयर है, और अगर सही मायने में कपलिंग आ रही है तो आने वाले 1-2 सालों में मार्केट शेयर सिग्निफिकेंटली यहां से रिड्यूस हो सकता है। अब ये तो एनीबडीज गेस कितना रिड्यूस होगा, लेकिन एक ब्रोकिंग हाउस का कहना था 84 वाला 70% के आसपास शायद आने वाले 1-2 साल में ही पहुंच जाए। तो कंसर्न्स हैं, और इस कंसर्न से चलते स्टॉक रह के ठंडा पड़ रहा है। और लॉजिकली जब इतने सारे विकल्प हों, जहां पर रेगुलेटरी हैंगओवर बनता हो, उस स्टॉक से वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। मुझे पता है हम सब रिटेल के लिए बड़ा अट्रैक्टिव होता है आईएक्स लो लेवल पे खरीदना, बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा के दे चुका है एक समय, पर जब रेगुलेटरी कंसर्न सामने हो और जिसको हम लोग मीनिंगफुली असेस ना कर पाए किस तरह का इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये बाजार पहली बार खुलेगा, बाकी प्लेटफॉर्म्स इसके साथ कंपीट कर रहे होंगे, हो सकता है बहुत सीरियस मार्केट शेयर डेंट ना हो सकता है वो जो ब्रोकरेज कह रही थी वैसे ही आने वाले कुछ ही सालों में 15% के आसपास मार्केट शेयर लूज करता हुआ नजर आए। तो जब कंसर्न्स वे करें और रेगुलेटरी कंसर्न्स वे करें, तो इट्स बेटर टू अवॉइड सच स्टॉक्स। अब कल को ये स्टॉक वापस बाउंस बैक कर जाए, खबर आ जाए, तो आप कहोगे बोल दिया ऐसा, पर मेरा मानना है जब रिस्क हम असेस नहीं कर सकते टेबल पे जिस स्टॉक में, उस स्टॉक में फिर आप फैंटम बन के उतरो, आर या पार देखा जाएगा, वो बात अलग हो गई, पंट ले रहे हो। पर लॉजिक कहता है इस तरह के स्टॉक को अवॉइड करना बेहतर होता है। खैर ये आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ज्यादा बेहतर बताएगा आपको करना क्या है, उसके साथ कंसल्ट जरूर करिएगा, लेकिन
मैंने सिर्फ आपके सामने करंट परिस्थिति रख दी है। जो चैलेंजेस इस समय आईएक्स को रह रह के सता रहे हैं, इसीलिए भाई 245 वाला स्टॉक आज 200 के मीनिंगफुली नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लग रहा था मुझे इस पे सवाल आना चाहिए। एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट तगड़ा झटका लगाया आज, और ऐसा नहीं है कि नतीजों में ऑफ लेट डिसअपॉइंट नहीं कर रहा था, कर रहा था, पर इस बार जब मैं कह रहा हूं तगड़ा झटका लगा, बिल्कुल सही बाजार का रुझान है जो इस तरह की पिटाई एवेन्यू सुपरमार्ट की हो रही है। पर जिनके पास है, अब थोड़ा सा वॉच आउट करने की जरूरत होगी। फ्रेश एंट्री से मैं बचना चाहूंगा। मैं जानता हूं ब्रोकरेजेस ऊपर के टारगेट्स दे भी नहीं होंगी, लेकिन अब दिख रहा है क्लियर कट हेडविंड्स। हेडविंड मतलब आप आगे जा रहे हो, खूब तेज हवा चल रही है तो दिक्कत आती है। टेलविंड होती है जब आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, खूब हवा आ रही है तो आपको ले जाती है, तो आपके लिए आराम हो जाता है। ये हेडविंड्स बन रही है। क्या हेडविंड्स बन रही हैं? अपने पास एवेन्यू सुपरमार्ट्स का Q2 अपडेट ऑलरेडी आया हुआ था, 14-15% रेवेन्यू में ग्रोथ वही आई। अपने पास क्या नहीं था? ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसा रहा, वो रेवेन्यू लाने के लिए मार्जिन कैसे थे। ऐसा मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट्स गिरे, मेरे ख्याल से 8% वाले 7.6% पे आए, वो देख लीजिएगा जाके आप लोग, लेकिन मोटा मोटी 40 बेसिस पॉइंट मार्जिन गिरे। दूसरी ज्यादा बड़ी दिक्कत, एक तो जो रेवेन्यू मोमेंटम 14-15% का, वो अपने आप में कई सालों का न्यूनतम स्तर है, और लाइक फॉर लाइक सेल्स जो थी, मतलब अगर एक स्टोर है तो उसमें पिछले साल किस तरह की ग्रोथ थी, इस टाइम किस तरह की ग्रोथ थी, वो ग्रोथ भी ठंडी पड़ रही है। पिछले क्वार्टर में इसकी लाइक फॉर लाइक, जिसे हम पहले एक सेम स्टोर सेल्स कहते थे, ये लोग लाइक फॉर लाइक अब टर्म यूज करते हैं, क्योंकि केपेक्स वेपेक्स होता रहता है, प्लांट नए स्टोर्स ऐड होते रहते हैं, तो लाइक फॉर लाइक लॉजिकल हो जाता है। 9% थी पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में गिर के 5-6% के आसपास आ गई। मेरे ख्याल से ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था कि इस तरह से लाइक फॉर लाइक सेल्स ठंडी पड़ जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब तक जिसकी चर्चा अपन लोग जब भी एवेन्यू सुपरमार्ट की करते थे, अपन कहते थे कि ये क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म, आप और हम फोन घुमाते हैं, 10 मिनट में मैगी का सामान घर आ जाता है जब मैगी मंगाती हैं, तो वो क्विक कॉमर्स अब इनको डेंट कर रहा है और इनकी कमेंट्री में आ गया है। नतीजों की प्रेस रिलीज खोलिए, वो स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहे हैं कि क्विक कॉमर्स से थोड़े से अब चैलेंजेस बढ़ रहे हैं हमारे। तो यार ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब पता है एक अब दिक्कत ये हो गई कि अब क्लियर कट चैलेंजेस सामने आ गए, और अगर कोई स्ट्रैटेजी इन प्लेस है तो वो दिख नहीं रही हमें, है ना। इनकी जैसे डीमार्ट रेडी थी आप तक पहुंचने की एक तरीका, पर क्विक कॉमर्स को से कैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो प्रमोटर हैं गजब के, उनका ही प्रीमियम डीमार्ट कमाता है, राधाकृष्ण दमानी सर को। आई एम श्योर हेड ऑफ द गेम होंगे, कुछ सोच रहे होंगे, पर हमें नहीं पता ना क्या सोच रहे होंगे, कैसे फिर उस कंपटीशन, उस ऑनस्लॉट को ये लोग झेलेंगे, कैसे कंपीट करेंगे, ये कैसे उस स्पेस में उतरने की तैयारी करेंगे, पता नहीं मुझे क्या करने की। बहुत इफ्स एंड बट्स आ गए मेरे सामने। और क्या ये मार्जिन डिक्लाइंस, फिर अगर ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं और मार्जिन एंड स्ट्रक्चरल दिक्कतों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या और यहां से कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हुए नजर आएंगे? ये सब सवाल आपके जहन में होने चाहिए। ये सब इश्यूज अब सामने आ रहे हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के। सस्ता तो नहीं है। लास्ट टाइम मैं एलिसन देख के आया था, 100 टाइम्स के ऊपर आज भी ट्रेड करता है। अब ये बात अलग है कोई इसका पीयर आजकल इतने पे ट्रेड कर रहा है इसलिए कंपैरिजन ड्रॉ कर लो, ये तरीका गलत है। एक पीईजी रेशियो होता है, सिर्फ पी नहीं देखा जाता, कंपनी ग्रो कैसे कर रही है। ट्रेंड के साथ पैरेलल ड्रॉ करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो अलग हो गया, क्योंकि ट्रेंड मैसिव एक्सपेंशन में, मैसिव ग्रोथ फेज में, तो पीईजी रेशियो देखेंगे तो आपको वहां कंफर्ट मिलेगा। एवेन्यू सुपरमार्ट के चैलेंजेस सीरियस हो गए सामने। यही कहानी हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स में हुई थी। जब बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स को बाजार अनाप शनाप वैल्यूएशन दे रहा था और हीरो मोटोकॉर्प को नहीं दे रहा था, जबकि सबसे बड़ी कंपनी थी उस स्पेस की। क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि दे वर नॉट अहेड ऑफ टाइम्स, वो नए लॉन्चेस ढंग से नहीं कर पा रहे थे, वो जो प्रीमियम बाइक्स हैं उस स्पेस में पैर नहीं जमा पा रहे थे, वो बाकी दोनों की तरह ज्योग्राफिकली अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए थे। तो ये सब इश्यूज थे, ग्रोथ चैलेंजिंग थी, इसलिए हीरो मोटोकॉर्प कितने टाइम तक किस तरह का परफॉर्मेंस कर रहा था वो बाद में चला जाके अलग बात। सेम एवेन्यू सुपरमार्ट के साथ चैलेंजिंग टाइम्स अहेड, लेट्स सी हाउ दे कोप अप। खैर आज के प्रेशर के बाद
मेरा ये मानना नहीं कि जल्दबाजी में भागे दौड़े, लेकिन अब अपने पास एक फ्लूइड सिचुएशन है जिसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, कैसे उस इनकमिंग चैलेंजेस ऑनस्लॉट को ये कंपनी कंपीट करेगी। क्या ये स्ट्रक्चरल मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन की दबाव की शुरुआत तो नहीं हो गई है? ये बहुत प्राइमरी आंसर है जिसका अब टटोलना है। अभी बैठे हुए कहना मुश्किल है, क्योंकि जो डैमेज होना था भाव में इस समय दिख रहा है। वेदांता वेदांता के लिए अभी चाइना का कंफ्यूजन है। मैं उस कंफ्यूजन को हटा रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता चाइना फाइनेंस मिनिस्टर आके बोल के गए कि कुछ करेंगे हम रियल एस्टेट के लिए, कब करेंगे क्या करेंगे मुझे नहीं पता। तो एक्स ऑफ चाइना में व्यू दे देता हूं आपको वेदांता पे, पर सारा मूड मॉल डिपेंड करेगा फेरस हो नॉन फेरस मेटल्स हो, चाइना के स्टिमुलस आउटकम और उससे रिलेटेड सारे डेवलपमेंट्स पे, या चाइना की इकोनॉमी पे कह लीजिए आप। पर वो क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अपन सिर्फ कोर वेदांता की बात करते हैं जो धंधा अपने को पता है। ए मेटल्स के प्राइसेस जहां आज खड़े हैं या जहां पिछली बार खड़े हुए थे उससे बेहतर रियलाइजेशन कमांड होंगे, ये जनरली एक्सेप्टेबल है, इसीलिए स्टॉक्स पिछले 1-2-3 महीने में मेटल्स आउट परफॉर्म कर गए, है ना। दूसरा, वेदांता अपने आप में स्वीटली प्लेस्ड है। जो होल्ड कर रहे हैं, कि आपने सवाल उठाया तो आई एम अज्यूमिंग आप होल्ड कर रहे हो। लॉजिक कहता है कि अब तो वो समय आ गया है जब वो एक कंपनी को 6 कंपनियों में विभाजन करने का, डीमर्जर का समय सामने खड़ा है। 6 प्योर प्ले कंपनीज बनेंगी। जब इतने दिन राइड करा है, वो सामने इवेंट खड़ा हुआ है। एक लॉजिक कहता है कि प्योर प्ले कंपनीज वर्सेस डाइवर्सिफाइड हमेशा ज्यादा बेहतर प्रीमियम कमांड करती हैं बाजार में। तो डीमर्जर का बट ऑब्वियस है, फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरा, वेदांता के जो एग्रेसिव केपेक्स थे वो लार्जली कहा जा रहा है अगले 1 से 2 सालों के अंदर वो केपेक्स कमीशन, या कहते हैं ना ऑन स्ट्रीम, शुरुआत होती हुई नजर आएगी। तो वो फेस सामने आ रहा है। इस डिविडेंड डार्लिंग तो है ही है वेदांता। अब वो किसी वजह से भी डिविडेंड रोल आउट हो रहा है, कैश का तगड़ा है ये। इसकी सब्सिडी हिंदुस्तान जिंक ले दे के इसके पास सारा पैसा आता है और तगड़ा डिविडेंड रोल आउट होता है। डिविडेंड रोल आउट अच्छा इसलिए भी होता है क्योंकि वेदांता पीएलसी की खुद ऑब्लिगेशंस हैं जिसके लिए इनको डिविडेंड चेकआउट करने की जरूरत है। कुछ भी हो, अपने पास बढ़िया पैसा चैनलाइज होता है तो बढ़िया डिविडेंड प्ले है भाई साहब। दिक्कत क्या है, जो वेदांता को होल्ड कर रहे हैं, मुझे चाइना फैक्टर का बिल्कुल आइडिया नहीं कितना भाव में और रह गया है, क्योंकि मुझे नहीं पता चाइना क्या अनाउंस करेगा। वो एक सरदर्द बना रहेगा। वेदांता अपने आप में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक दिक्कत प्रमोटर्स और डीलेवरेजिंग का प्लान, ब्रोकरेजेस उसको लेके तो कह रहे हैं कि कंसर्न स्ट्रेस ईज ऑफ हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं सारे चेक बॉक्सेस टिक तो हो रहे हैं एक्स ऑफ चाइना। और चाइना हो ना हो, जो कुछ है वो तो भाव में है ही है। कुछ आ गया तो सोने पे सुहागा। पर स्टॉक ऑलरेडी चला हुआ है, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल अपसाइड इन लेवल से शायद नहीं, लेकिन वेटेड आउट। वो 6 कंपनीज के विभाजन के लिए अगर आपने होल्ड करा था समय से और उसी इवेंट को प्ले आउट करना चाहते तो लेट्स डू इट। मुझे नहीं पता कि किस तरह से बाजार लेगा वैल्यू अनलॉकिंग को एक साइज के बाद, लेकिन आई एम होपिंग 1+1 2 से थोड़ा ऊपर ही जाएगा। ये लॉजिक कहता है, क्योंकि प्योर प्ले कंपनी हमारे सामने आती हुई नजर आएंगी। अच्छा, आज का आखिरी सवाल ले रहा हूं। ये आपने Hyundai मोटर इंडिया पे जो सवाल उठाया है सर, कुछ दिन पहले चर्चा करी थी मैंने, तब मैंने ये आईपीओ रिलेटेड डिटेल में बातचीत नहीं करी, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड। कल आईपीओ खुलेगा, कल उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि मैं तो शो कर चुका हूं, मैं बैकअप मतलब सब कुछ है मेरे पास, मैं चाहूं तो उस पर बातचीत कर लूं लंबी। एक चीज अवेटेड, पर उससे मुझे बहुत ज्यादा क्यों मिलेगा नहीं, वो है एंकर बुक आज शाम को खुलेगी। आज शाम को हमारे पास अपडेट आ जाएंगे। पर Hyundai मोटर की एंकर बुक को लेकर तो कोई दिक्कत दिखती नहीं है मुझे, आसानी से भरेगी। मार्की नेम्स चेक इन करेंगे, सब इस दिग्गज कंपनी का 1.5 लाख करोड़ की जो कंपनी बनने जा रही है एटलीस्ट इशू प्राइस पे, उसको सब सब्सक्राइब कर ही रहे होंगे। फिर भी एंकर बुक वगैरह देख लेते हैं, कल से मूड मॉल देखते हैं। मैं अपफ्रंट एक बात बता देता हूं, इस तरह के मेगा आईपीओ पे लास्ट डे तक वेट करिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा। जब मैं कल डिटेल में आऊंगा, मैं ऐसे करते करते तो आगे बढ़ जाऊंगा, कल डिटेल में जब आऊंगा तो बातचीत करूंगा इस Hyundai के मेगा आईपीओ की। खुलने दीजिए, मूड मॉल सेट होने दीजिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। अच्छा, वाटेक वबाग, जहां तक ये सवाल है, वाटेक वबाग अपने आप में कंपनी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट मुझे तो सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है चैलेंजिंग टाइम्स के लिए इनके डीसैलिनेशन की जो टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज है।
डिसैलिनेशन मतलब वो सी वाटर, सॉल्ट हटाया, ड्रिंकेबल बनाया। बहुत ट्रिमेंडस स्कोप है भाई साहब आने वाले दिनों में। खैर, अपने आप में अच्छी कंपनी, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोज हैं, बहुत प्रॉमिसिंग पाइपलाइन आपको नजर आएगी जिस स्पेस में, उसमें खास तौर पे। और इस तरह की, और लार्जली सब मानते हैं कि यहां से फिर मार्जिन की, जब इस तरह की डिमांड सिनेरियो पैन आउट होगा तो मार्जिन के लीवर्स किक इन होंगे, मार्जिन टेलविंड्स बढ़िया होंगी। तो वाटेक विभाग लॉजिक, अब मैं वैल्यूएशंस वगैरह तो आप अपने एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, मैं सिर्फ लंबी ट्रेजेक्टरी बता रहा हूं। वाटेक विभाग जैसी कंपनी लॉजिकली इंटरेस्टिंग लगती है। Q4 की 10,000 करोड़ रुपए के ऊपर की ऑर्डर बुक थी शायद, बढ़िया स्वेलिंग ऑर्डर बुक है इस कंपनी की, बढ़िया मैनेजमेंट का इंटैक्ट है, गाइडेंस शायद 15% आय में ग्रोथ का, मार्जिन के भी बैंड 13, 14, 15% के आसपास का वो गाइडेंस दे ही रखा है उन्होंने, इस दर से ग्रो करते हुए नजर आएंगे। 15% की ग्रोथ अगर, तो ये इफ दे कैन रियली मैनेज स्मार्टली, जिस तरह के एवेन्यूज खुलते हैं इस स्पेस में म्यूनिसिपैलिटी से वगैरह वगैरह से, मुझे लगता है ये वो कहते थे इन्फोसिस के केस में कंजर्वेटिव, ये हो सकता है कंजर्वेटिव हो, पर आई डोंट नो। कंपनी के साथ साथ जिस स्पेस में ये ऑपरेट करती है वो थीम मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगती है, इसलिए भाई वाटेक बहुत इंटरेस्टिंग है। पर वैल्यूएशन रिलेटेड जो कंसर्न्स अगर आपके जहन में हो तो एक बार अपने एक्सपर्ट से, अपने फ्रेश एडवाइस से कंसल्ट करिए। चलिए इस नोट पर आज समेटते हैं, कल फिर 3:30 बजे मैं हाजिर होऊंगा आपके साथ। नमस्कार।